वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए के बारे में, जहाँ पे हम लोग 12th के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्कर हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों की एग्जाम्स आ रही है, बोर्ड नजदीक आ रही है। प्लीज डोंट बी स्ट्रेस, जो भी है प्लीज बी काम। ठीक है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी आर हियर। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। अगर आप लोगों ने ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर दीजिए। और आप लोगों को लिखना रहेगा रॉकेट, ठीक है, ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। अब विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं बहुत ही 5 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है। जैसे आप www.uk ऑनलाइन सर्च करते हो आप लोगों को ये दिखने को मिलेगा। ये हम लोगों ने स्पेशली 12th के बच्चों के लिए बाजीकर बैच बनाई है। ठीक है, इट कॉस्ट रुपीज ओनली 9999, जहाँ पे आपका अकाउंट्स, स्टेट्स, इकोनॉमिक्स एंड बीए, यहाँ पे ये चार सब्जेक्ट कवर होने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल वर्जन में समझाया है, तो आप लोग देखना ना भूले। ठीक है, जैसे ही हम लोग बात करें यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ आप लोगों की रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे आंसर्स भी मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लेना। जैसे ही हम लोग बात करें, सबसे पहले एक्सप्लेन द राइट ऑफ कंज्यूमर एज आउटलाइन इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जिस हिसाब से आउटलाइन किया है उसी हिसाब से कंज्यूमर के राइट्स कौन कौन से है। सबसे पहला है सेफ्टी। ठीक है, जो भी है आप लोगों को सेफ्टी सबसे पहले महसूस होनी चाहिए। उसके बाद है इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। चॉइस, आप लोगों को वेराइटीज ऑफ चॉइस, ठीक है, आप लोगों के पास अवेलेबल होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन, जिस हिसाब से वो आपके सामने प्रेजेंट करती है वो सारी की डिटेल। रिड्रेसल, अगर आपको कोई भी कंप्लेन है, अगर आपके साथ कोई भी छेड़खानी हो रही है तो आप ऑफकोर्स कंप्लेन कर सकते हैं। और लास्ट में आता है कंज्यूमर एजुकेशन, जो बहुत ही जरूरी है। आजकल हम लोग कहीं पे भी कंप्लेन नहीं करते हैं, हमारे साथ बहुत सारी गलत चीजें होती है। ठीक है, तो आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन सी चीजें आपको करनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है, वो सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो प्लीज बी अवेयर, और जितना हो सके उतना आप लोगों को ये लिखना जरूरी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स ही कवर किए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना लिख के आ जाओ आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 4.5 मिल जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैंने ये डिटेल वर्जन समझाया है, मतलब यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप कवर कर सकते हो, बट इट शुड बी इन अ फॉर्मेट। सबसे पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना रहेगा। सेकेंड आता है डेफिनेशन या फिर मीनिंग, अगर उसमें दिया गया है तो। ठीक है, उसके बाद में आता है हेड पॉइंट्स, जहाँ पे आपको सारे एलोबरेट करने रहेंगे। ठीक है, जितने भी सारे हेड पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे। उसके बाद आता है उसका एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में आता है कंक्लूजन। ठीक है, इस हिसाब से आपकी पूरी सिस्टम रहती है, इस हिसाब से आपको पूरे 5 मार्कर आंसर्स लिखने को रहेंगे। जैसे हम लोग बात करें सेकंड, डिस्कस द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की रिस्पांसिबिलिटीज क्या होती है, राइट तो हमने देखी थी, रिस्पांसिबिलिटीज क्या रहती है। तो सबसे पहला है कंसियस यूज ऑफ राइट्स, हमारे राइट्स का हमको प्रॉपर यूज आना चाहिए। बिवेयर ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, जो हमें फॉल्स एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, जैसे फेयर एंड लवली वगैरह वगैरह। ठीक है जी, 15 दिन में गोरापन पाओ, यहाँ पे मैं किसी चीज का ओपोज नहीं कर रही हूँ, कोई भी चीज का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। दिस इज फॉर द रेफरेंस पर्पज की हम लोग यहाँ पे बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो हालांकि हमें देखकर हमें उसमें मोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है केयर ड्यूरिंग परचेज। आप जब भी परचेज करते हो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी प्रोडक्ट ले रहे हो, उसकी एक्सपायरी डेट है कि नहीं, तो वो सारी डिटेल्स आपको चेक करनी रहती है। उसके बाद है बिल। आपको बिल का डेफिनेटली आपको श्योर शॉट होना ही पड़ेगा, आपको सॉलिसिट ऑफ बिल, इसका मतलब है आपको बिल देना ही रहेगा। फ्यूचर में जाके अगर आप कहीं पे भी कंप्लेन करते हो तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि ये डेट पे हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ली थी, ये दाम पे। ठीक है, उसके बाद है हाई क्वालिटी। इफ यू आर परचेजिंग, इफ यू आर पेइंग सर्टेन अमाउंट, ये फुल अमाउंट आप पे करते हो, तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिले। ठीक है, उसके बाद है जेन्युइन कंप्लेंट्स। अगर आपके पास है तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना रहेगा। आपको वहां पे कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी कंप्लेंट वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, जितना हो सके उतना कंज्यूमरिज्म को हमको स्प्रेड करना चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, आप इतनी सारे प्रोडक्ट्स लेते हो तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर, जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं दे हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि उन लोगों का एनवायरमेंट का हो सके उतना हम लोग प्रोटेक्शन करें, हार्म ना हो।
और उसके बाद है नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनएथिकल एक्टिविटीज। कोई भी अनएथिकल एक्टिविटीज का हमें मोटिवेट नहीं करना चाहिए या उसमें हम लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। ये बेसिकली आप लोगों के पूरे हमारे जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। डिफाइन प्लानिंग एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस। अब जैसे ही प्रोसेस या फिर स्टेप्स ऐसी कोई भी बात आती है तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको लाइन में ही लिखने को रहेंगे, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप स्टेप्स चढ़ते हो तो आप लाइन बाय लाइन ही चढ़ते हो, 1 5 6 7 ऐसे नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका डिटरमाइन मतलब फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपकी प्लानिंग प्रोसेस किस हिसाब से रहेगी वो आपका सेकेंड स्टेप होगा। कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन, आपने जितना भी कलेक्शन किया उसका एनालिसिस करना रहेगा। रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन यू हैव टू कलेक्ट। प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव, यू हैव टू ऑलवेज बी प्रिपेयर अबाउट योर अल्टरनेटिव्स। अगर प्लान ए वर्क नहीं कर रहा है, शिफ्ट टू प्लान बी, ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, आपने जो अल्टरनेटिव लिया उसका इवेल्युएशन करना रहेगा। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव, जितने भी प्लान ए बी सी जितने अभी आप लोगों ने लिए हैं उसमें से यू हैव टू सिलेक्ट द बेस्ट। फॉर्मुलेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सब्सिडरी, जितने भी हमारे आपके सब्सिडरी प्लान्स है तो उसका भी हम लोगों को इवेल्युएशन प्रॉपर हिसाब से करना रहेगा। लास्ट में आता है इवेल्युएशन ऑफ प्लान, यू हैव टू इम्प्लीमेंट द प्लान। आप लोगों ने जो प्लान यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जिस हिसाब से सेट किया है उस हिसाब से यू हैव टू फॉर्मुलेट द प्लान। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आउटलाइन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहले तो फ्यूचर, ऑफ कोर्स फ्यूचर इज अनसर्टेन। नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होने वाला है दैट वी डोंट नो। तो फ्यूचर इज टोटली अनसर्टेन। आप जितना भी प्लानिंग करोगे, अगर वो आप जिस हिसाब से आप लोगों ने सोचा है उस हिसाब से फुलफिल नहीं होगा या फिर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे हो गए कि जहाँ पे वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप वो कर पाओ, तो ऑफ कोर्स सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है फ्यूचर इज अनसर्टेन। एक्सपेंसिव प्रोसेस है, आपको बहुत ही माइक्रो मैनेज करना रहता है, बहुत ही आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग यहाँ पे करना रहता है, तब जाके आपकी अलग से स्ट्रेटेजी बनती है, कोई अलग से प्लान बनता है। टाइम कंज्यूमिंग, जितना आप ज्यादा टाइम लेते हो, जितना आप ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो उतना ही आपका टाइम यहाँ पे सबसे ज्यादा जाता है। प्लानिंग इज इररिलेवेंट, अगर आप लोगों के हिसाब से वो सिचुएशन ना हो, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए तो आपके जितने भी प्लान्स थे वो टोटली इररिलेवेंस हो गए। टेंड्स टुवर्ड्स रिजिडिटी, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्लान के हिसाब से ही चलते हैं, पर कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे विश के हिसाब से कोई भी सिचुएशन ना हो, तो यहाँ पे हम लोग रिजिडिटी, धीरे धीरे हमारे अंदर वो रिजिडनेस आ जाती है कि अगर हमारे साथ ये नहीं हुआ तो हम लोग बहुत ही गुस्सा करेंगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा, स्ट्रेस आएगा। तो ये सारे ऐसे कंसिक्वेंसेस है अगर आपका प्लान अकॉर्डिंग टू यू वो अपने हिसाब से नहीं चला तो। उसके बाद अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स कभी भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना। आउट ऑफ द ब्लू मून हमें कभी नहीं पता था कि कोरोना जैसी कोई भी सिचुएशन आएगी, पर वो आ गई और पूरा तहस नहस कर दिया। तो इस हिसाब से आप एक्सटर्नल फैक्टर्स का भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं है, आधी अधूरी सी इन्फॉर्मेशन है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आगे कौन सी चीज होने वाली है या फिर किस हिसाब से आपको अपने प्लान सेट करने हैं। रिस्ट्रिक्शन एंड एम्प्लॉइज क्रिएटिविटी, यहाँ पे जिस हिसाब से प्लान है उसी हिसाब से आप वर्क करोगे। अगर कोई नया इनपुट देगा तो आप उसके ऊपर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जितने भी सारे एम्प्लॉइज क्रिएटिव दिमाग वाले होते हैं वो अपने दिमाग यूज नहीं करते। उन लोगों को पता ही है कि बॉस हमारा कुछ सुनने वाला है नहीं, तो वाई टू वेस्ट और वाई टू इन्वेस्ट सच टाइम। एम्प्लॉइज की क्रिएटिविटी जो रहती है वो डिक्रीज हो जाती है या फिर वो ज्यादातर इनपुट नहीं देते। यूज ऑफ फॉल्टी मेथड्स, आप लोगों को शॉर्ट में अगर कोई भी चीज शॉर्ट में निपटानी है, जल्दी से निपटाना है, ठीक है, तो आप लोग कोई भी शॉर्ट मेथड यूज करते हो। फॉर एग्जांपल जुगाड़, ठीक है। जुगाड़ एक ऐसा वर्ड है जहाँ पे कुछ भी सेट नहीं होता तो आप जुगाड़ करके ये सारी चीज कर लो, तो यहाँ पे फॉल्टी मेथड यूज होने का सबसे ज्यादा चांसेस रहता है। लास्ट पॉइंट रहता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने बहुत ही प्रॉपर प्लान बनाया है, बहुत ही सही तरीके से आपका सब कुछ जा रहा है, भगवान ना करे टेक्नोलॉजी में पूरा का पूरा चेंज आ गया। जैसे सबसे पहले टाइपराइटर्स थे, तो उसके बाद अभी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये टेक्नोलॉजी में जिस हिसाब से चेंज आता है उस हिसाब से भी आपके प्लानिंग में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आते हैं। उसके बाद है डिफाइन स्टाफिंग एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टाफिंग क्या रहता है, उसका मीनिंग डेफिनेशन यू हैव टू राइट, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका यूनिवर्सल पॉइंट है, ठीक है। आप ये पॉइंट सारे के सारे बीए के जितने भी सारे पॉइंट्स है, हेड पॉइंट्स है, उसमें आप लिख सकते हो अगर सेट होता है तो। उसके बाद है पर्सनल प्रोसेस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि वन ऑफ द ब्रांच वी कैन ऑल्सो से दैट, ठीक है। ये हमारे पर्सनल प्रोसेस है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोगों को स्टाफिंग करते वक्त बहुत ही
छोटी छोटी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी पड़ती है। कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स, ये स्टाफिंग जितना भी है वो ह्यूमन से कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग ह्यूमंस को ही लेते हैं, ह्यूमंस का ही रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, ये सारी चीजें रहती है। सो दिस इज टोटली कनेक्टेड विथ ह्यूमंस ओनली। डायनामिक प्रोसेस, ये बहुत ही वेराइटी वाली प्रोसेस है, बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। ऐसे ऐसे एरे गेरे नत्थु खरे को हम लोग अपने कंपनी में नहीं लेते। राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, ये एक डेफिनेट ये वर्ड है, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस है कि अगर कोई भी इंसान को अगर उसकी जॉब फिट के हिसाब से उसको लेना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड विद अदर मैनेजरियल फंक्शंस, ये दूसरे भी सारे मैनेजरियल फंक्शन के साथ रिलेट करता है। वाइड स्कोप के, इसका बहुत ही बड़ा स्कोप है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पर बेसिकली देखने जाओ तो ये वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ, क्योंकि आप जितना अच्छा स्टाफ को रिक्रूट करोगे वो आपकी कंपनी को इतना ही लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टिक रहेगा और अल्टीमेटली आपकी कंपनी का गोल बहुत ही जल्दी से पूरा हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के कौन कौन से सोर्सेस है, हो सकता है कि आपको ये अलग अलग क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे मैंने एक साथ ही दे दिया है। ठीक, जैसे हम लोग इंटरनल की बात करें तो प्रमोशन से आपको आपको रिक्रूटमेंट हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से आपका हो सकता है, रिकॉलिंग रिट्रेंच एम्प्लॉइज, मतलब जो एम्प्लॉइज चले गए हैं उसको वापस बुलाते हैं हम लोग, प्रमोशन विद द ट्रांसफर, ये दोनों चीज भी साथ में हो सकती है, या फिर वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट्स थे जो हम लोगों ने शॉर्ट लिस्ट किए थे पर उसमें से कुछ 2-3 ही हुए हैं, बाकी रिमेनिंग जितने भी कैंडिडेट्स थे उन लोगों का चांस नहीं लगा है, तो उसमें से भी हम लोग एम्प्लॉइज रिक्रूट कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हम लोग दे सकते हैं, कई बार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी रहता है तो उसमें भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, मतलब कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में या फिर ऐसा कुछ वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो वहाँ पे जॉब फेयर होता है तो उसमें से भी हम लोग एम्प्लॉइज ले सकते हैं। थ्रू ट्रेड यूनियंस, जितने भी सारे एम्प्लॉइज के यूनियंस रहते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रेड यूनियन, तो उसमें से भी हम लोग एम्प्लॉइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टर या फिर जॉबर्स फॉर द पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या फिर फॉर द पर्टिकुलर टाइम, हम लोग उस हिसाब से भी लेते हैं। रिक्रूटमेंट एट द गेट के ऊपर जनरली नोटिस, ये जितने भी सारे वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए है, गेट के ऊपर वो लोग नोटिस लगवा देते हैं कि भाई हम लोग को इतने सारे वर्कर्स की जरूरत है ऑन डे टू डे बेसिस, ठीक है, तो इस हिसाब से। या फिर मॉडर्न मेथड्स, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन है, ठीक है, naukri.com है, तो वहां से भी हम लोग बहुत सारे एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई मास्लो की हायरार्की, ये तो भाई आप लोग सोच ही लो, आप लोग जितना भी हो सकते हो याद कर लो, नहीं याद रहता है तो रटा मार लो, जो भी करो, पर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई मास्लो की हायरार्की क्या है। सबसे पहले है साइकोलॉजिकल नीड, आपकी बेसिक नीड, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड। जब इंसान का बेसिक नीड खत्म हो जाती है उसके बाद वो सेफ्टी के ऊपर जाता है। सेफ्टी के बाद उसे सोशल नीड, मतलब सोशली वो कनेक्टेड होना चाहिए, सोशली वो सेफ फील होना चाहिए। उसके बाद जाता है स्टेटस नीड, अब सोशली उसका सब जगह पे वो सेट हो गया, तब उसका स्टेटस आता है कि भाई इतना तो उन लोगों का स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए। लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मतलब यहाँ पे इंसान भाई सब कुछ उसने अपने जीवन में पा लिया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो बेसिकली देयर आर 5 स्टेप, ये आपको इसी हिसाब से ड्रॉ करना है और बहुत ही प्रॉपर वे, ठीक है। तो ये आपकी मास्लो की नीड हो गई। उसके बाद जाते हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये 2 प्रकार के इंसेंटिव्स रहते हैं, कई बार आप एम्प्लॉइज को फाइनेंशियली भी मोटिवेट करते हो, कई बार नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी देते हो। तो यहाँ पे उसके टाइप है, सबसे पहले फाइनेंशियल की हम लोग बात करें तो शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, जो हमारे स्वेट इक्विटी बोला जाता है, SPCC में अगर आप लोगों को आता होगा स्वेट इक्विटी, तो आप लोग वो भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद को पार्टनरशिप, आप उसको पार्टनरशिप भी ऑफर कर सकते हो, प्रमोशन दे सकते हो, बोनस, कमीशन, प्राइज, ये सारे ऐसे रिवॉर्ड्स है जो फाइनेंस के अंदर आते हैं। नॉन फाइनेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो आप उसको सिक्योरिटी दे सकते हो, आप उसको वर्क या फिर रिवॉर्ड सबके सामने उसको शाबाशी दे सकते हो कि बहुत अच्छा काम किया है, वेल डन, इसी हिसाब से काम करो, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसको असाइन करो, आप उसको अथॉरिटी दो कि भाई आप ये पोजीशन से ये पोजीशन के ऊपर आए हो तो ये प्रोजेक्ट आपके अंडर ही होगा, तो वो भी वन काइंड ऑफ नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड हुआ। आप उसको एडवाइजर के तौर पे भी आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। अब वेलफेयर एक्टिविटीज, एमिनिटीज में आप उसको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर अदर इंसेंटिव्स, कई बार उसको घूमने के लिए टिकट्स भी दे सकते हो, मूवी टिकट्स दे सकते हो, तो ये सारे ऐसा है कि नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भाई यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे पहला मीनिंग, दोनों का मीनिंग क्या है उस हिसाब से, ऑब्जेक्टिव क्या है तो ऑब्जेक्टिव आपको लिखना रहेगा, स्कोप इसका लिमिटेड है, इसका वाइड है,
फिर सेंटर पॉइंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे वर्क इसको सेंटर माना जाता है, यहाँ पे करियर या फिर प्रोबेबल चेंजेस, चैलेंजेस, ठीक है, ये सारे यहाँ पे चीजें रहती है। टाइम एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पे जब ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, ट्रेनिंग है वो बहुत ही शॉर्ट टर्म है, पर डेवलपमेंट देखने जाओ तो वो बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। एक्सपेंस के हिसाब से हम लोग बात करें तो ये थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव है, पर डेवलपमेंट कंपैरेटिवली उससे ज्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हमको देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक बार डेवलपमेंट हो गया दैट इज एंड, बहुत चीजें कंटिन्यूस बेसिस पे हमको करना रहता है। यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हु इम्पार्ट्स, यहाँ पे हम लोग किसको, तो एम्प्लॉइज को, उसके बाद एक्सपर्ट, सुपरवाइजर्स, इन लोगों को ज्यादातर ट्रेनिंग में लिया जाता है। यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आता है, एक्सपर्ट आता है, वेरियस फील्ड्स के एक्सपर्टीज रहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग यहाँ पे हायर करते हैं। तो बेसिकली ये आपका डिफरेंस हुआ। उसके बाद जाता है आइडेंटिफाई द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन कौन से ऐसे बैरियर्स है जो आप लोगों को कम्युनिकेशन में ज्यादातर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका नहीं हो पाता। सबसे पहले लैक ऑफ प्लानिंग, आपका प्लानिंग ही प्रॉपर नहीं है तो आगे कोई भी कम्युनिकेशन होगा नहीं, क्योंकि आपका प्लान ही नहीं है कि आगे कौन सा स्टेप करना है, तो आप क्या लोगों से बातचीत करोगे, ठीक है। उसके बाद है फॉल्टी ट्रांसलेशन, बोला कुछ समझा कुछ किया कुछ, तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो सकती है स्पेशली इन द केस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद है अनक्लियर मैसेज, जैसे फॉल्टी ट्रांसलेशन हुआ तो यहाँ पे मैसेज भी जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचा नहीं, दैट इज व्हाई ये पॉइंट आ रहा है कि अनक्लियर मैसेज, कि प्रॉपर क्लियर मैसेज जो लोगों को मिलना चाहिए या फिर एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं है। उसके बाद अनक्लियर अजम्पशंस, तो ये सारे के सारे पॉइंट रिलेट करते हैं, आप लोगों ने समझा नहीं तो आप अजम्पशन भी किस हिसाब से करोगे। उसके बाद है शॉर्टेज ऑफ टाइम, टाइम का बहुत ही शॉर्टेज है, तो आप कोई भी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, 2-3 चीजें बोल दी बस उसमें खत्म हो गई बात, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरबर्डन इन कम्युनिकेशन, एक्सेसिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये भी चीज नहीं होनी चाहिए। इग्नोरेंस टूवर्ड्स मैसेज को इग्नोर कर दिया, ठीक है भाई वो लोग तो बोलते हैं, ये भी कई बार चीजें होती रहती है। जैसे हमारे घर पे बहुत होता है, मम्मी हर बार हमको कहती है पढ़ने बैठो, तो कई बार हम लोग इग्नोरेंस कर देते हैं, हालांकि ये चीज होनी नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मीडिया, जहां पे आपको वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए आप वर्बल करो, जहां पे आपको रिटन कम्युनिकेशन करना चाहिए यू हैव टू डू रिटन, पर गलत जगह पे गलत चीज हो गई तो ये सारी चीजें होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। डिस्ट्रस्ट एंड फियर, आप लोग जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आपको पता ही है कि ये इंसान है वो सारी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, इसलिए बॉस से डांटने का हमको फियर रहता है, तो ये भी चीज हो सकती है। या फिर पुअर लिसनिंग, आप लोग लिसनर बहुत अच्छे नहीं हो तो इसका भी कम्युनिकेशन पे इफेक्ट होता है। सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। जैसे हम लोग लास्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ब्रीफली आउटलाइन दी सिलेक्शन प्रोसीजर। अगेन यहाँ पे प्रोसीजर जैसे ही आती है तो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपको सारे स्टेप्स लाइन में ही लिखने हैं, तो ये कुछ इस हिसाब से जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एरोज के द्वारा यहाँ पे मैंने बताया गया है कि किस हिसाब से यू हैव टू गो। वेलकमिंग इन प्राइमरी मीटिंग, सबसे पहले बहुत सारे एम्प्लॉइज आते हैं, उन लोगों का वेलकम करते हैं कि भाई आओ हमारी ये कंपनी है वगैरह वगैरह। उसके बाद रिव्यू एंड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, जितने भी सारे सीवीज आते हैं, रेज्यूमेज आता है, क्योंकि बायोडाटा उन लोगों की आती है, उसका स्क्रीनिंग यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद अगर कोई जरूरी है तो नेसेसरी टेस्ट भी लेते हैं, ठीक है, जनरल नॉलेज टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो ये सारे टेस्ट ये लोग लेते हैं। उसके बाद इन लोगों का पर्सनल इंटरव्यू रहता है, जहाँ पे वो लोग आमने सामने बैठ के बातचीत करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने 3 इडियट्स में देखा था, इस हिसाब से पूरे इन लोगों का पर्सनल इंटरव्यू रहता है। उसके बाद में वहां पे वो लोग लास्ट में रेफरेंसेस भी मेंशन करते हैं। आप लोगों ने अगर सीवी देखा हो या फिर बनाया हो तो लास्ट में यू हैव टू मेंशन रेफरेंस, कि भाई किस वेल नोन पर्सन को वो पूछ सकता है कि ये एम्प्लॉइज ठीक है कि नहीं, तो वहां पे वो रेफरेंस भी चेक करते हैं। उसके बाद होता है उन लोगों का प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, कि भाई वो उन लोगों का फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद उन लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि वो मेडिकली तो फिट है ना, जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, वो सब सारी चीजों में इन लोगों का मेडिकल टेस्ट होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उसके बाद जैसे वो सिलेक्ट हो जाता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है कि फ्रॉम फर्स्ट डेट आप लोगों को ज्वाइनिंग करना रहेगा, और उसके बाद में उन लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोडक्शन किया जाता है, और उसका जो काम है, उसका जो डेजिग्नेशन है, उसका जो वर्क है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी उस दिन पे बताई जाती है। तो ये पूरी होती है सिलेक्शन प्रोसीजर। और आपका लास्ट क्वेश्चन आता है प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, किस हिसाब से आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला है वो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ये जनरली फॉर्मल कम्युनिकेशन की हम लोग बात करें तो बहुत ही फॉर्मल होता है टू दी पॉइंट,
जितना बात है उतना ही बोला, आगे पीछे की ऊपर नीचे की कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे उसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही उसका मेन एम रहता है, और यहाँ पे जनरली रिटन फॉर्म में ही किया जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, इन लोगों की पॉलिसीज अलग रहती है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इनफॉर्मल, तो ये टोटली कॉम्प्लीमेंट है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फॉर्मल से ही इनफॉर्मल बनता है। यहाँ पे जितने भी सारे एम्प्लॉइज होते हैं उन लोगों का एक ग्रुप बनता है जिसे बोला जाता है इनफॉर्मल। यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, लैंग्वेज का भी कोई यूज नहीं होता, ये लोग इशारे से भी बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बॉस आ गया तो ऐसा 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 करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रहती है, ठीक है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल एंड ईजी है, और यहाँ पे कोई भी प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर यहाँ पे सारी प्रोसेस इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ पे आप लोगों के जितने भी 5 मार्कर्स थे ये यहाँ पे खत्म होते हैं। मिलते हैं हम बहुत ही जल्द, ठीक है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स। वी ट्रूली विश कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स आए और आपके परिवार वाले और स्पेशली हम लोग बहुत ही खुश हो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं बहुत जल्द। सी यू, टाटा, बाय बाय।